अररिया और बिहार की महान जनता को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आज मैं एक काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप सबसे बात करना चाहता हूँ और वह मुद्दा यह है कि वर्तमान चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है और सन 2014 से श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। सन 2000 से 2024 तक वह हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे और सन 2005 से 2024 तक श्री नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री रहे। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला सन 2019 में और ठीक इसी प्रकार सन 2005 से लगातार भारतीय जनता पार्टी श्री नीतीश कुमार जी के साथ सरकार चला रहे हैं और जिनको प्रचंड बहुमत मिला हुआ है। बीच के कुछ वर्षों को अगर निकाल दिया जाए जिसमें श्री नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव जी के साथ सरकार उन्होंने चलाया, तो इस चुनाव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी या फिर श्री नरेंद्र मोदी जी को वोट क्यों दें? हम बिहार के लोग, मेरा मतलब है बिहार के लोग वोट क्यों दें? अगर श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण हमारे बिहार को कुछ फ़ायदा हुआ है तो हमें वोट ज़रूर देना चाहिए। अगर श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण हमारे बिहार को फ़ायदा नहीं हुआ है तो हमें वोट बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अब हम कुछ मुद्दे की बात करते हैं, क्योंकि वोट डालते समय आप लोग या हम लोग अपने दिमाग से जाति और धर्म को पूरी तरह से निकाल दें। अगर हम लोग अपने बिहार का भला चाहते हैं तो जाति और धर्म को हमें अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये नेता चाहते हैं कि हम लोग जाति और धर्म के मुद्दे में बट जाएं। अभी आपने चुनाव में देखा किस तरह से दो जातियों को लड़वाने की कोशिश की गई, एक की तो हत्या भी हो गई, कुछ लोग घायल भी हैं। इनसे हमारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, सिर्फ इन नेताओं का फ़ायदा होने वाला है। इसलिए हम लोग कसम खा लें, हम लोग जाति और धर्म के आधार पर नहीं बटेंगे, हम लोग एक बनकर रहेंगे और वोट डालते समय सिर्फ यह देखेंगे कि इन्होंने पिछले चुनाव में जो वादा किया था क्या उन्होंने पूरा किया, या फिर हमारे राज्य को या हमारे क्षेत्र को इनसे कुछ फ़ायदा हुआ है। अभी हम उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इन 10 वर्षों में आप सबको पता है केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों में भारी कमी आई है। तो सरकारी नौकरी में बिहार के कितने लोगों को रोजगार मिला? आप इनका डेटा निकालिए। बहुत कम लोगों को मिला। चलिए कोई बात नहीं, सरकारी नौकरी में कमी आई तो इसकी पूर्ति बिहार में प्राइवेट नौकरी देकर पूरी की जा सकती थी। कितने उद्योग वहाँ लगाए गए? सरकार ने तो वहाँ कोई उद्योग नहीं लगाया। अगर सरकार वहाँ उद्योग लगाता तो बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलती। चलिए सरकार ने उद्योग नहीं लगाया तो फिर सरकार को क्या करना चाहिए था? प्राइवेट प्लेयर्स को प्रोत्साहित करना चाहिए था कि वह बिहार में जाकर के उद्योग लगाए। लेकिन कोई प्राइवेट प्लेयर बाहर से बिहार जाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? सबसे बड़ी बात है वहाँ की कानून व्यवस्था। आपको पता है कि मैं खुद ट्यूशन पढ़ाता था। मैं एक सिंधी परिवार में ट्यूशन पढ़ाता था। बिहार में उनका बहुत अच्छा व्यापार चलता था और जो परिवार का मुखिया है उनको गोली मार दी गई। उसके बाद उन लोगों ने बिहार में अपना सब कुछ बेचकर बाहर एक छोटा सा व्यापार खोल लिया। जो वहाँ बड़ा व्यापारी था बाहर आकर के एक छोटा व्यापारी बनना स्वीकार किया, क्योंकि वहाँ पर कानून की व्यवस्था इतनी खराब है। जान सबको प्यारी होती है। सबसे पहली, अगर बाहर के लोग वहाँ उद्योग लगाएंगे, बिहार में किस चीज़ की कमी है? वहाँ बहुत तरह के उद्योग लग सकते हैं, लेकिन उसकी सबसे पहली शर्त है आपको अपनी कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ दोनों ही गठबंधन, सिर्फ एनडीए गठबंधन नहीं, जो दूसरा गठबंधन है, आपने मुंगेर लोकसभा चुनाव में देखा
एक ने तो अपराधी की पत्नी को टिकट दे दिया, दूसरे ने अपराधी को जेल से निकालकर चुनाव प्रचार करवाया। तो क्या लगता है, यह लोग बिहार में कानून व्यवस्था को सुधार सकते हैं? बिल्कुल नहीं सुधार सकते हैं। और आज भी वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। भ्रष्टाचार तो आम है। आप कहीं चले जाइए, ब्लॉक जाइए, कर्मचारी के पास जाइए, सर्वे करवाने जाइए, जिला मुख्यालय जाइए, बिना नोट का कोई काम नहीं होता। और नोट दे करके आप कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी। ऐसी स्थिति में कोई बड़ा उद्योगपति वहां जाकर के उद्योग नहीं लगाएगा। तो इन दो कंडीशन को हमें फुलफिल करना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार ने इन दोनों ही दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तीसरी सबसे बड़ी समस्या, मैं दिल्ली के एम्स जाता हूं या दूसरे अस्पताल में जाता हूं, बिहार के लोगों को वहां कितनी कठिनाई होती है इलाज कराने में। बिहार से दिल्ली आते हैं अपना सब काम छोड़ करके। अभी मेरा एक रिश्तेदार वहां इलाज कराने आया, आपको पता है, उनको अल्ट्रासाउंड का मई महीने में उन्होंने इलाज कराया और उनको अल्ट्रासाउंड का डेट दिया गया है सितंबर का। बताइए, इन 3-4 महीनों में अगर बीमारी बढ़ गई तो क्या करेगा? कोई पैसे वाला है वो तो करा लेगा, लेकिन जो गरीब आदमी है वो कहाँ से कराएगा? और क्या इसमें एम्स वालों की गलती है? बिल्कुल नहीं गलती है, सरकार की गलती है। सरकार ने देश भर में अस्पताल नहीं बनाया, जिसके कारण दिल्ली एम्स पर बोझ बढ़ गया है। इतना दबाव वहां बढ़ गया है जिसके कारण उनको लंबा डेट देना पड़ता है। चलिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनका काम तो आप देख ही रहे हैं, कोई नया अस्पताल वहाँ एम्स वगैरह नहीं बना है। अब देखिए, बिहार के छात्र काफ़ी जीनियस होते हैं, खास करके बिहारियों का मैथ्स और साइंस काफ़ी अच्छा होता है। अगर वहाँ पर कुछ IIT बना दिया जाए तो बिहार के छात्र और छात्रा बिहार और देश का नाम पूरी दुनिया में फैला सकते हैं, जिससे बिहार और भारत को डॉलर्स भी मिलेंगे और नाम अलग से होगा। मेरा तो सपना है कि अपने अररिया में एक IIT और पूरे बिहार में कम से कम 5 IIT और बनाओ, और कम से कम 5 एम्स बनाओ बिहार में, ताकि बाहर के लोग इलाज करवाने के लिए बिहार आए। और अगर आप एक अस्पताल बनाते हैं, उससे सबसे बड़ा फायदा वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। अच्छा, आप ये बताइए, 9 एम्स बनाया, 9 IIT बनाया, कितने यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया? क्या पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला? आप बताइए। हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार मांग करते रहे, या तो मुख्यमंत्री जी की बातों को ये लोग मानते ही नहीं, या तो उनके बोलने का प्रभाव कम है, वो भी नहीं हो पाया। चलिए, इन लोगों ने वादा किया था कि हम सबको आवास देंगे। मैं अभी ग्राउंड पर गया था, आवास तो दिखा, बहुत कम लोगों के पास आवास है। और जिनको भी आवास मिलता है उनका ज़्यादातर पैसा, 1,20,000 एक आवास के लिए मिलता है ग्रामीण क्षेत्रों में, उसका ज़्यादातर पैसा कमीशनखोरी में चला जाता है। मैंने तो खुद प्रधानमंत्री जी को कई पत्र लिखे कि यहाँ ये हो रहा है, बस खाना पूर्ति होती है कार्रवाई के नाम पर। चलिए, उसके बाद जब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में गया बिहार में, वहाँ पर आज भी 50 से 60% महिलाएं खुले में शौच करने जाती हैं। क्यों? आपको पता है, एक शौचालय बनाने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार, वहाँ जो सरकार है वो 12,000 रुपये देती है। उस 12,000 में से भी 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, कहीं कहीं पर 6,000 कमीशन में चला जाता है। आप ये बताइए, 5,000, 10,000 में कौन सा शौचालय बनता है? तो वो भी कागजी कार्रवाई, कागज में सब कुछ लिख दिया गया
बना दिया गया। अब हम बात आते हैं और बात करते हैं पलायन की समस्या का। अब बिहार से जब भी कोई ट्रेन दिल्ली या दूसरे महानगर की ओर जाती है तो भर भर करके लोग जाते हैं। किस चीज़ के लिए? रोजगार के लिए। क्या हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिहार में रोजगार के लिए कभी कोई ठोस कदम उठाए? कभी कोई उद्योग लगाए? कभी कोई कारखाने की बात उन्होंने की? 10 वर्ष का समय इनको मिला था और प्रचंड बहुमत मिला था। क्या इन्होंने ध्यान दिया? चलिए, बिहार की एक और महत्वपूर्ण समस्या के बारे में हम लोग बात करते हैं, बाढ़ की समस्या। और बिहार में जो बाढ़ की समस्या है, अकेले बिहार सरकार उसका समाधान नहीं निकाल सकती, उसमें केंद्र सरकार का सहयोग चाहिए। और इससे सुनहरा अवसर और नहीं मिल सकता था, क्योंकि 2014 से केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 2005 से राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये दोनों मिलकर के बिहार में बाढ़ की समस्या का अस्थायी समाधान निकाल सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं निकाला। इतना सुनहरा अवसर हमारे हाथ से चला गया, इतना प्रचंड बहुमत था इन लोगों के पास कि इसका समाधान निकाला जा सकता था, लेकिन नहीं निकाला। तो हम ये देखते हैं, ये जो 5-10 पैरामीटर है, इस पर केंद्र सरकार तो फेल नजर आती है, तो फिर हम इसको वोट क्यों दें? लेकिन एक मजे की बात मैं आपको बताता हूं, मैं खुद अररिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने गया था। मेरा नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया। वहां पर जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, 2 टर्म उनको वहां पर मिला, 5-5 वर्ष का 2 टर्म मिला उनको। उनका रिपोर्ट कार्ड 0 है। मैंने वहां के लोगों से अपील की थी कि आप वर्तमान सांसद को वोट नहीं दें, लेकिन वहां के लोगों को देखिए, वहां के लोगों ने कहा कि मैं इनको नहीं, नरेंद्र मोदी जी को वोट देता हूं। सन 2014 में भी और सन 2019 में तो 40 में से 39 सीटें मोदी जी को बिहार के लोगों ने दिया। लेकिन बिहार के लोगों के इतने प्यार का उत्तर मोदी जी ने क्या दिया? अभी मोदी जी हमारे अररिया के फॉरेस्टगंज में गए थे। वहां पर अगर गए थे वो, उनको कहना चाहिए था कि हम अररिया को एक एम्स देंगे, एक IIT देंगे, पूर्णिया में हवाई जहाज शुरू करवाएंगे, हवाई अड्डा बनवाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का या डोमेस्टिक बनाएंगे। उनको यह कहना चाहिए था कि भागलपुर में हम बहुत बड़ा उद्योग लगाएंगे, पटना को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे, हम बिहार की कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे, हम बिहार से भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, बिहार में कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन उन्होंने फारबिसगंज में जाकर के बात क्या की? भैंस की। ये लोग आपके भैंस ले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप अपने पद की गरिमा के अनुसार बात करें। मैं आपका काफ़ी सम्मान करता हूं, आप मेरे पिता तुल्य हैं। आप भैंस की बात करते हैं, बाबरी ताला की बात करते हैं, भटकती आत्मा की बात करते हैं। आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती थी। बिहार के लोगों को आपसे काफ़ी उम्मीद है। तो प्लीज़ आप अपने पद की गरिमा के अनुसार बात कीजिए, तो आपका सम्मान बढ़ेगा। आप बड़े लोग हैं और इन सब बातों से बिहार के लोगों का कोई फ़ायदा होने वाला है? हिंदू मुस्लिम क्या फ़ायदा होने वाला है इन सब चीज़ों से? हमें तो फ़ायदा होगा जब वहाँ कोई उद्योग लगेगा, हमें रोज़गार वहीं मिलेगा।
आज आप बिहार के गांव में जाइए, ज़्यादातर लोगों का पलायन हो गया है। कई घरों में वहाँ ताला पड़ा हुआ है क्योंकि लोग नहीं है, सब बाहर रोजगार कर रहे हैं। उनका फायदा इस बात से होगा कि वहाँ पर आप रोजगार दीजिए, वहाँ उद्योग लगाइए। अब एम्स दिल्ली या दूसरे महानगरों में चले जाइए, सड़क पर लोग सोए मिलेंगे इलाज करवाने के लिए। वहाँ के लोगों का फायदा तो इस बात से होगा कि आप वहाँ पर एक एम्स बनाइए। बिहार के छात्रों को एडमिशन कराने के लिए राज्य भटकना पड़ता है, एक राज्य से दूसरे राज्य तक। अगर वहाँ पर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक IIT बना देंगे तो वहाँ के छात्र को पढ़ने के लिए वहीं सब कुछ मिल जाएगा, और वहाँ के जो अभिभावक हैं पैसे की भी बचत होगी, और वहाँ पर रोजगार अलग से मिलेगा। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों के बारे में बात कीजिए ना प्रधानमंत्री जी। आपको 10 वर्ष मिला और बिहार ने आपको भरपूर प्यार दिया। प्लीज़ आप काम की बात कीजिए, आपसे यही उम्मीद करते हैं। और बिहार के लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप अपने अपने क्षेत्र के उम्मीदवार देखकर वोट करें। आपको जिस पार्टी का उम्मीदवार अच्छा लगता है उनको वोट करें। पार्टी देखकर, जाति और धर्म देखकर कतई वोट नहीं करें, क्योंकि इन फालतू बातों से आपका और आपके बच्चों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ जाति, धर्म, गठबंधन या पार्टी देखकर वोट नहीं करें, बल्कि यह देखें कि कौन उम्मीदवार आपके लिए अच्छा है, कौन काम कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।